द फर्टाइल ब्रेन के सभी आदरणीय श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं डॉक्टर राकेश चंद्रा, मैं लखनऊ से हूँ। एक पूर्व प्रशासक और इस समय पूरी तरह से मैं साहित्य साधना में लीन हूँ। ये मेरी पहली पुस्तक थी मेरे शहर में। ये कुछ वर्ष पहले छपी थी। ये मेरी हिंदी कविताओं की पुस्तक है। इसमें और इसके बाद की कुछ कविताएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले इस पुस्तक का जो शीर्षक कविता है मेरे शहर में। ये कविता पिछले कुछ वर्षों से जो हालात चल रहे हैं देश में उनके ऊपर है, उनको लेकर लिखी गई थी कई वर्ष पूर्व। मेरे शहर में मैं, तुम और वह तो हैं पर हम नहीं हैं। मेरे शहर में मैं, तुम और वह तो हैं पर हम नहीं हैं, क्योंकि हम बनता है मोहब्बत के हाड़ मास में, इंसानियत के ताजा स्वस्थ खून से। क्योंकि हम बनता है मोहब्बत के हाड़ मास में, इंसानियत के ताजा स्वस्थ खून से। मेरे शहर में खून का अंतर बताने के लिए सेठ कार्ड बिकने लगे हैं और दीवारों पर ताजा स्वस्थ खून पाने के लिए इनामी इश्तिहार दिखने लगे हैं। मेरे शहर में बढ़ चुका है सारा आकाश। मेरे शहर में बढ़ चुका है सारा आकाश रंग बिरंगे परचमों में, और बढ़ चुकी है इंच इंच जमीन मेरे, तुम्हारे और उसके नामों में। जो न बढ़ सका, रह गया जो शेष बार बार, वो था सिर्फ मुट्ठी भर प्यार, मुट्ठी भर प्यार। मेरे शहर में मैं, तुम और वह तो हैं पर हम नहीं। इस कविता के बाद मैं आपको एक और ज्वलंत विषय पर आपको ले जाना चाहता हूँ। आजकल इंटरनेट का युग है और एक कहा जाता है कि लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, या जो छपी हुई सामग्री है, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, उनमें लोगों की रुचि कम हो गई है। उसके जवाब में ये कविता है जिसका शीर्षक है आज भी जरूरी है किताबें। बहुत फर्क पड़ता है किताबों के ना होने से। बहुत फर्क पड़ता है किताबों के ना होने से। ये किताबें ही तो हैं जो सिखाती हैं हा से हवा, पा से पानी और भा से भेड़िया। ये किताबें ही तो है जो सिखाती हैं हा से हवा, पा से पानी और भा से भेड़िया। किताबें सिखाती हैं हवा में जहर कैसे घुलता है और सूरज की रोशनी का मतलब क्या है। वो लोग जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि किताबें बेमानी हैं, वो लोग जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि किताबें बेमानी हैं, ऐसे ही लोग सैकड़ों हजारों साल से जलाते रहे हैं पुस्तकालय दर पुस्तकालय, बृहदाकार, और फिर भी लिखवाते रहे अपने अपने समय का इतिहास। याद करिए नालंदा तक्षशिला का क्या हाल हुआ। ऐसे ऐसे ही लोग सैकड़ों हजारों सालों से जलाते रहे हैं पुस्तकालय दर पुस्तकालय, बृहदाकार, और फिर भी लिखवाते रहे अपने अपने समय का इतिहास, जो उनके राज दरबारी लिखा करते थे दरबारियों से। इसीलिए सदियों से लिखी जाती रही हैं किताबें, पढ़ते रहे लोग, बुनते बुनते रहे वर्षों से संचित ज्ञान को। आज भी व्हाट्सएप फेसबुक के युग में छप रही हैं किताबें, पढ़ रहे हैं लोग, बुन रहे हैं सपने अपने समय के सापेक्ष। ये किताबें ही हैं जो बताती हैं फर्क एक अदद भेड़िए और आदमजात में। ये किताबें ही हैं जो बताती हैं फर्क एक अदद भेड़िए और आदमजात में, भरती है विश्वास इंसानियत और कानून की बात में। फर्क पड़ता है जब लोग बात करते हैं किताबों के बगैर दुनिया की। फर्क पड़ता है जब लोग बात करते हैं किताबों के बगैर दुनिया की। ये किताबें ही हैं जो पहचान कराएंगी सूरज, चांद, हवा, आकाश और पानी की, आदमी के भेष में छिपे भेड़ियों की, और हवा में अबूझ इबारत लिखने वाले बहरूपियों की। आज फिर से वक्त आ गया है। आज फिर से वक्त आ गया है किताबों के पीछे नहीं, किताबों के आगे जाकर ढाल बनकर खड़े होने का।
किताबों के पीछे नहीं, किताबों के आगे जाकर ढाल बनकर खड़े होने का, क्योंकि किताबें कल भी थीं, आज भी हैं और वो हमेशा रहेंगी, सूरज और चांद की तरह। अब एक कविता आपको सुनाते हैं जो आजकल इसका बहुत जमाना है कि हम उनसे आगे, हर एक को अपनी एक ईगो की समस्या है, उसी को लेकर ये कुछ साल पहले की कविता है ये। तुलनात्मक रूप से किसने देखा, शीर्षक है किसने देखा। मेरे घर में बहुत पुराना है घर से ऊंचा आम का पेड़, मेरे घर में बहुत पुराना है घर से ऊंचा आम का पेड़, मेरे घर के ठीक बगल में उससे ऊंचा है एक पेड़, ऊंची टहनी पर यूकलिप्टस की आ बैठा है एक कौवा, पेड़ से ऊंचे आसमान में कतारबद्ध उड़ रही है चिड़िया, इन चिड़ियों के भी ऊपर आसमान की ऊंचाई को किसने देखा, किसको पता है। खेतों में हो या घर में गहरे गहरे कुएं खुदे हैं, खेतों में हो या घर में गहरे गहरे कुएं खुदे हैं, कुओं से गहरे झील सरोवर और उनसे गहरी है नदियां, नदियां मिलती हैं सागर में, अथाह जल संपदा से परिपूरित नील समंदर की गहराई को किसने देखा, किसको पता है। सबसे गहरे मन के भाव, सबसे गहरी मन की चोट, समझ गए तो सच्चे मानुष, अगर नहीं तो मन की गहराई को किसने देखा, किसको पता है। अब एक कविता और समसामयिक कह सकते हैं आप, जो आजकल के हिसाब से आप इसे अपने को जरूर जोड़ेंगे। कविता का शीर्षक है काश कि तुम देख पाते, काश कि तुम जान पाते कि बंदूक से निकली गोली स्वयं ढूंढ लेती है अपना निशाना, काश कि तुम जान पाते कि बंदूक से निकली गोली स्वयं ढूंढ लेती है अपना निशाना, फिर चाहे वो मानव हो, पशु पक्षी हो या कोई अन्य जीव जंतु, या फिर पार्क के एक कोने में आसपास से बेखबर हंसते खेलते बच्चे, या फिर पार्क के कोने में आसपास से बेखबर हंसते खेलते बच्चे, यहाँ तक कि कुछ न मिलने पर वो भेज देती है शान से खड़े हुए पेड़ के तने, और अंत में चीर देती है सीना मंद मंद बहती हवा का। पर बाकी सबके स्मृति चिन्ह तो शायद मिट भी जाते हैं, पर बाकी सबके स्मृति चिन्ह तो शायद मिट भी जाते हैं हमेशा के लिए, पर नन्हे व मासूम खेलते बच्चों की वो सम्मोहक मुस्कान, पर नन्हे व मासूम खेलते बच्चों की वो सम्मोहक मुस्कान, उनकी किलकारियां और बचपन की चंद तस्वीरें जो चाह के भी रहती हैं जिंदा दिलो दिमाग की अभेद्य प्राचीरों की। शायद अकाल मृत्यु की बेला में उनकी निर्दोष हंसी बिखर जाएगी हवा के साथ और हो जाएगी एकाकार सूरज की रोशनी, फूलों की महक और चिड़ियों की चहचहाट के मधुर संगीत के साथ हमेशा के लिए। शायद अकाल मृत्यु की बेला में उनकी निर्दोष हंसी बिखर जाएगी हवा के साथ और हो जाएगी एकाकार सूरज की रोशनी, फूलों की महक और चिड़ियों की चहचहाट के मधुर संगीत के साथ हमेशा के लिए। उन्हें मिटाने के लिए तुम्हारी असंख्य गोलियां भी कम पड़ जाएंगी, भले ही तुम्हारे इरादे कितने अटल क्यों ना हो। तुम ये बात कब समझोगे, तुम ये बात कब समझोगे कि आतंकी बनने से या फिर अंधाधुंध गोलियां चलाने से लोग मरा करते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाने से लोग मरा करते हैं, इंसानियत नहीं, जो मरकर भी जिंदा रहती है, आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को बचाने के लिए एक मजबूत टेक बना। काश कि तुम जान पाते कि बंदूक से निकली गोली स्वयं ढूंढ लेती है अपना निशाना, फिर चाहे वो मानव हो, पशु पक्षी हो या कोई अन्य जीव जंतु, या फिर पार्क के कोने में आसपास से बेखबर हंसते खेलते बच्चे, यहाँ तक कि कुछ न मिलने पर वो बेच देती है शान से खड़े हुए पेड़ के तने को और अंत में चीर देती है सीना मंद मंद बहती हवा का। आइए थोड़ा सा इससे विषय से हटकर आपको
ले चलते हैं। बरसात के दो दृश्य हैं। बरसात में एक लड़की हरे कपड़ों में, साड़ी में पहने हुए बरसात का आनंद अपने घर के बाहर ले रही है। उसको देख के, चित्र को देख के ये कविता लिखी थी। इसका शीर्षक है हंसती हुई लड़की। हे कुंतल वर्णी मेघ तुम स्थिर रहना, हे कुंतल वर्णी मेघ तुम स्थिर रहना, नील निरभ्र आकाश के आगोश में मैं हंस रही हूं आज उन्मुक्त होकर। हे प्रकृति तुम निहारना, मैं भी हूं हरित वसना, हे प्रकृति तुम निहारना, मैं भी हूं हरित वसना, खड़ी हूं धरा पर और मैं हंस रही हूं हरितिमा की गोद में, खड़ी हूं धरा पर और हंस रही हूं हरितिमा की गोद में। हे नील गगन तुम देखना विस्फारित दृगों से, हे नील गगन तुम देखना विस्फारित दृगों से मैं हंस रही हूं आज भयमुक्त होकर। विलीन होना है मुझे एक बार तुम्हारे असीम विस्तार में। हे नील गगन तुम देखना विस्फारित दृगों से मैं हंस रही हूं आज भयमुक्त होकर। विलीन होना है मुझे एक बार तुम्हारे असीम विस्तार में। हे यशस्वी धरती, हे यशस्वी धरती ध्यान से सुनना मुझे, मैं हंस रही हूं निर्झरणी सरीखी, निसरत हो रहा है जीवन संगीत मेरी हंसी में। हे यशस्वी धरती ध्यान से सुनना मुझे, मैं हंस रही हूं निर्झरणी सरीखी, निसरत हो रहा है जीवन संगीत मेरी हंसी में। सारे मनुष्य पशु पक्षी कीट भृंग शामिल है मेरी हंसी में, सारे मनुष्य पशु पक्षी कीट भृंग शामिल है मेरी हंसी में। शंख ध्वनि है गूंजती दिशाओं में, शंख ध्वनि है गूंजती दिशाओं में, आत्ममुग्धा हूं मैं अपनी हंसी में, आत्ममुग्धा हूं मैं अपनी हंसी में। एक कुंतल वर्णी मेघ तुम स्थिर रहना, नील इरब्र आकाश के आगोश में मैं हंस रही हूं आज उन्मुक्त होकर। बरसात का एक दूसरा दृश्य है। बरसात के विभिन्न चित्र हैं इसमें। बरसात में झरते हैं आंसू बादलों से, बरसात में झरते हैं आंसू बादलों से, जो चिपक जाते हैं पत्तों और फूलों की चिकनी त्वचा पर, जो चिपक जाते हैं पत्तों और फूलों की चिकनी त्वचा पर, या फिर लटक जाते हैं मोती बनकर बिजली के मीलों लंबे तारों पर, शेष समा जाते हैं धरा की गोद में अमृत की बूंदों की शक्ल में। बरसात में ढहते हैं जर्जर मकान ताश के पत्तों की तरह, बरसात में ढहते हैं जर्जर मकान ताश के पत्तों की तरह, चढ़ जाते हैं लोग ऊपरी मंजिल पर, निहारते हैं टकटकी लगाए किसी बढ़े हुए हाथ की तलाश में। शहर की सड़कों पर तैरते हैं नंग धड़ंग बच्चे खुशियों का अंबार लिए किसी एडवेंचर के नाम पर। बरसात में बह जाते हैं काजीरंगा के एक सींग वाले गैंडे, बरसात में बह जाते हैं काजीरंगा के एक सींग वाले गैंडे और हाथी। यहाँ मरते हैं हर साल सैकड़ों पशु पक्षी बरसात के आने पर। बड़ी बड़ी नदियों के भीषण बहाव में बह जाते हैं न जाने कितने आबादी के प्रायद्वीप, बड़ी बड़ी नदियों के भीषण बहाव में बह जाते हैं न जाने कितने आबादी के प्रायद्वीप। गांव के लोग ढोते हैं अपने मकान की यादों को, गांव के लोग ढोते हैं अपने मकान की यादों को, बचे कुछ सामान और गाय बकरी के साथ छोटी बड़ी नावों में। छोटी छोटी दूरियां पार की जाती हैं बांस लकड़ी या केले के तनों को जोड़कर बनाए गए अस्थायी जुगाड़ों से। छोटी छोटी दूरियां पार की जाती हैं बांस लकड़ी या केले के तनों को जोड़कर बनाए गए अस्थायी जुगाड़ों से। झमाझम बरसते मेघों के बीच अब भी कहीं कहीं गूंजते हैं धरती के गीत, झमाझम बरसते मेघों के बीच अब भी कहीं कहीं गूंजते हैं धरती के गीत, घरों की चौखटों के भीतर से जो आज भी लगते हैं तरोताजा समय की तमाम विसंगतियों के बावजूद।
बरसात में नदी नालों में बहते हैं सांप, उड़ती चिड़िया फड़फड़ाती है अपने भीगे डैनों को सुखाने के लिए। और कहीं कहीं लुप्त प्राय मेढक भी गाते हैं अपनी कर्णकटु मल्हार। कहीं कहीं लुप्त प्राय मेढक भी गाते हैं अपनी कर्णकटु मल्हार। ये पंक्तियां, इस पे आपका ध्यान चाहता हूं। बरसात में जिंदा हो जाते हैं फिर एक बार, बरसात में जिंदा हो जाते हैं फिर एक बार कुछ यक्ष प्रश्न, मकान, दुकान, राशन पानी और जिंदगानी के हर साल। और सोचते हैं लोग फिर से एक बार रिश्तों के बारे में, और सोचते हैं लोग फिर से एक बार रिश्तों के बारे में। बरसात में अब दिखाई नहीं पड़ती, बरसात में अब दिखाई नहीं पड़ती छोटे छोटे हाथों की वो नन्ही कागज की नावें। बरसात में अब दिखाई नहीं पड़ती छोटे छोटे हाथों की वो नन्ही कागज की नावें, जो कहीं कैद होकर रह गई हैं, जो कहीं कैद होकर रह गई हैं कंप्यूटर के ग्राफिक्स में। बरसात तो फिर भी बरसात है पहले की तरह, फिर भी न जाने क्यों। बरसात तो फिर भी बरसात है पहले की तरह, फिर भी न जाने क्यों बरसात अब रूमानी नहीं लगती, बरसात अब रूमानी नहीं लगती। कुछ पंक्तियां अपनी पुस्तक से, ये भी आज की परिस्थितियों पे एक लिखा गया है गीत, कविता। इसका शीर्षक है कल सुनना मुझे। आदमी की बौनी प्रजातियों की नपुंसक मुस्कानों का गले मिलना, आदमी की बौनी प्रजातियों की नपुंसक मुस्कानों का गले मिलना और हथेली में छिपे बगनखों से इंसानियत को मोहब्बत से चीरना। शिवाजी और अफजल खान का अगर आपको याद हो वाक्या, आदमी की बौनी प्रजातियों की नपुंसक मुस्कानों का गले मिलना और हथेली में छिपे बगनखों से इंसानियत को मोहब्बत से चीरना, रंग बिरंगे चमकीले कागज के टुकड़ों की ज्वाला में, रंग बिरंगे चमकीले कागज के टुकड़ों की ज्वाला में जलती सलोनी ललना, जलती सलोनी ललना, सुदूर अंतरिक्ष में आत्मघाती रणभेरियों की करुण क्रंदन गर्जना, सुदूर अंतरिक्ष में आत्मघाती रणभेरियों की करुण क्रंदन गर्जना। आज की टीस का सलीब उठाए रुपहले कल के उजालों के बीच, मुक्त परिंदों की तरह मैं चहकूंगा फिर एक बार, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे। एक कविता जो आजकल हमारे यहाँ बहुत नई पीढ़ी को बहुत ज्यादा त्रस्त किए हुए है, नकल की समस्या। ये उसी के ऊपर कविता है। बहुत साल पहले इस तरह से नकल करते हुए देखा तो बड़ा कष्ट होता था, तो शायद तभी ये कविता, इस कविता ने जन्म लिया। इसका शीर्षक है सुनो अभिमन्यु। कटे हुए हाथों से अपनी तकदीर लिखने का राज तुमको किसने बताया प्रिय अभिमन्यु। कटे हुए हाथों से अपनी तकदीर लिखने का राज तुमको किसने बतलाया प्रिय अभिमन्यु। क्या उन श्रेष्ठ गुरुजनों ने जो स्वयं ज्ञान का अवतार थे, क्या उन श्रेष्ठ गुरुजनों ने जो स्वयं ज्ञान का अवतार थे, पर जो समय की मार से या सत्य और असत्य के इस संघर्ष में बंद कर रह गए थे, स्वार्थ और स्वर्ण मुद्राओं के नागपाश में, जो चाहकर भी ना छोड़ सके कौरवों का साथ, और बनकर रह गए एक शिला अभिशप्त। फिर किसी राम के अवतार की अवधारणा में प्रतीक्षारत, या फिर समय की कटु सच्चाइयों से विमुख आंखों पर सतरंगी दीवा सपनों की बांधे पट्टियां, शतपुत्रों के जनक धृतराष्ट्रों और गांधारियों ने
जो ना लांघ सके, दुर्गम ममता दुर्ग की मायावी प्राचीर, जो न लांघ सके, दुर्गम ममता दुर्ग की मायावी प्राचीर, और एवज में लुटाते रहे निज शुभ चिंतकों में अनगिनत ताड़नाओं की जागीर। उषा की उषा की लावण्यमयी लालिमा को छोड़ मुट्ठी में सूरज को बांधने की कोशिश में, काल गंगा की मरीचिका सम स्वर्णिम रेत में, काल गंगा की मरीचिका सम स्वर्णिम रेत में बस उकेर सके निज सुतों के नियति अभिलेख में एक अस्पष्ट सी अबूझ सी तस्वीर। बोलो अभिमन्यु, कटे हुए हाथों से अपनी तकदीर लिखने का राज तुमको किसने बताया? एक कविता और है, जो ये सारी कविताएं मेरी व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं, जो मुझे इतने सालों में जो मैंने महसूस किया, वही उन्हीं को लिखा है, जिसे आप बोलचाल में कहते हैं चापलूसी, या बोलचाल में किसी और शब्द से, पर अर्थ वही है। और कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो हर बात का, जैसे आप कहते हैं, क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। ये उन पे व्यंग है, हमारे कुछ बॉसेस थे उनके ऊपर है ये। कविता का शीर्षक है झुरमुट के पार। झुरमुट के पार। वो चाहते हैं सलाम दिन रात हर पहर, वो चाहते हैं सलाम दिन रात हर पहर, खाते हैं वो सलाम च्यवनप्राश की तरह। वो चाहते हैं सलाम दिन रात हर पहर, खाते हैं वो सलाम च्यवनप्राश की तरह। सूखे हुए से पेड़ में दहकते हुए से फूल, सूखे हुए से पेड़ में दहकते हुए से फूल, जंगल में आग है वो पलाश की तरह। पलाश का वृक्ष देखा हो तो उसकी पत्तियां बहुत कम दिखाई पड़ती, बस फूलों से लदा होता है। सूखे हुए से पेड़ में दहकते हुए से फूल, जंगल में आग है वो पलाश की तरह। वो बांट ले किरण कोई, वो बांट ले किरण कोई, सूरज या चांद हो, जकड़े हैं चंदनों को कालपाश की तरह, जकड़े हैं चंदनों को कालपाश की तरह। शायद की झुरमुटों में बसाया हो कोई गांव, शायद की झुरमुटों में बसाया हो कोई गांव, उठते हैं हर कदम नई तलाश की तरह, उठते हैं हर कदम नई तलाश की तरह। बंजर हुई जमीन है फाका मस्त लोग, बंजर हुई जमीन है फाका मस्त लोग, सपने क्यों देखते यहाँ मीदास की तरह। ग्रीक के राजा मीदास की तरह, जो हर चीज सुने व सुना बना देता था। सपने क्यों देखते यहाँ मीदास की तरह, बंजर हुई जमीन है फाका मस्त लोग, सपने क्यों देखते यहाँ मीदास की तरह। और कुछ न कुछ कर सको तो कर लो, केवल ये आज, कुछ कर सको तो कर लो, केवल ये आज है। रंग शून्यता में भर दो, रंग शून्यता में भर दो आकाश की तरह। ये हमारा अभीष्ट होना चाहिए। एक कविता और भी है, जो जो लोग देश चलाते हैं, समाज को चलाते हैं, उनके लिए है। इसका शीर्षक है क्योंकि राजा तो बस बरसों पहले मैं सोचता था कि राजा तो बस राजा है। बरसों पहले मैं सोचता था कि राजा तो बस राजा है, वो न बोलता है न देखता है। और बरसों बाद में समझ पाया, और बरसों बाद में समझ पाया कि राजा बोलता भी है, राजा देखता भी है, और राजा समझता भी है। पर ये वक्त वक्त की बात है, पर ये वक्त वक्त की बात है। जैसे देखने के लिए चाहिए दिन का उजाला, जैसे देखने के लिए चाहिए दिन का उजाला, या फिर कृत्रिम प्रकाश। और बोलने के लिए चाहिए दिल में हूँ, और बोलने के लिए चाहिए दिल में हूँ। अंतर्दृष्टि चाहिए राजा को समझने के लिए, अंतर्दृष्टि चाहिए राजा को समझने के लिए। राजा देखता है, ये आजकल के संदर्भ में है। राजा आजकल, मतलब पिछले कई सालों से जो देखा है मैंने अपने समाज आने पर, राजा देखता है मुद्रा के स्वर्णिम प्रकाश में। उसे दिन का उजाला या कृत्रिम प्रकाश नहीं चाहिए, राजा देखता है मुद्रा के स्वर्णिम प्रकाश में। राजा बोलता है सुरा सिंचित कंठ से, राजा बोलता है सुरा सिंचित कंठ से,
राजा देखता है कोमलांगी देह के उस पार, राजा देखता है कोमलांगी देह के उस पार, और समझता है बस चंचल चितवनों की भाषा, और समझता है बस चंचल चितवनों की भाषा। वे सभी लोग जो जो न कुछ दे सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, और न कुछ करने की सोच सकते हैं, उन सभी बेचारे स्वप्नजीवी कमजोर व्यवस्थापकों के लिए न राजा बोलता है, न राजा देखता है, न राजा समझता है, क्योंकि राजा तो बस राजा है। बरसों पहले की बात मेरे मन में आज भी ताजा है। धन्यवाद कृष्णा जी। मुझे लगता है समय हो गया है शायद। अब एक दो मिनट। एक बहुत अच्छी आपको सुनाता हूँ, एक अपना व्यक्तिगत अनुभव। एक बार मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा था, वहां का वर्णन, मुझे सीट नहीं मिली थी, नौचंदी एक्सप्रेस, इसके उसी पे है, मोबाइल के ऊपर है। नौचंदी एक्सप्रेस में एक रात, अभी कल ही की तो बात है, नौचंदी एक्सप्रेस से जाना था लखनऊ, शासकीय कार्य से, एसी कोच में। मिल गए मोहन कुमार जी, यानी टीटी महोदय, पंजाब दा पुत्र, एक सीट पर जमे थे, आरक्षण सूची के साथ व्यस्त थे, कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ बर्थ की व्यवस्था में। तब तक मेरे मोबाइल पर एक फोन आया, पूछा क्या आपको क्लियर बर्थ मिल गई? मैंने कहा नहीं। उधर से आवाज आई, टीटी से बात कराएं। मैंने फोन मोहन कुमार जी को थमा दिया। जैसे ही खाली हुए, मोहन कुमार जी मेरे और दूसरे आरएसी वालों के मध्य बैठ गए और बोले, आप जानते हो ऐसे ही एक मोबाइल न सुनने पर उनको कितनी बड़ी सजा मिली? मैं कैसे ये सब जान सकता था? तो मोहन कुमार ने कहानी आगे बढ़ाई। बोले, एक रात भटिंडा रेलवे स्टेशन पर जब वो कुछ यात्रियों से झकझक करने में व्यस्त थे, तभी एक यात्री ने उनकी तरफ बढ़ा दिया एक मोबाइल फोन और कहा, लो बात कर लो। मोहन कुमार जी ने उसी अंदाज में मना कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें बुलाया गया बड़े ऑफिस में, जहां उनकी क्लास ली गई। फिर अचानक एक रात उनकी ट्रेन में पड़ा विजिलेंस का छापा, झूठे सच्चे केस बनाए गए। मोहन कुमार कहते सुनते रहे, पर मोबाइल फोन की तरह उस दिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। बेचारे मोहन कुमार टीटी कर दिए गए, शहर बदर, यहाँ तक कि राज्य बदर, डिवीजन बदर, और एक वेतनमान नीचे कर दिए गए पदावनत। वैसे मोहन कुमार आज भी टीटी हैं। बात बात में कहते हैं, मैं पंजाब का पुत्र हूँ, कभी गलत काम नहीं करता, नंबर से देता हूँ बस, चाहे जो भी हो। मैंने भी उनका नाम और अपीली अधिकारी का नाम नोट किया, कुछ बर्थ पाने की आशा में और कुछ सच्ची मदद के लिहाज से। कुछ देर बाद मुझे नियम से एक बर्थ मिल गई। मोहन कुमार जी की कथा को भी विश्राम मिला। जी चाहता है सबको नसीहत कर दूं, नौकरी में खुश रहना है तो पहले दूसरों को खुश रखना सीखो। नौकरी में खुश रहना है तो पहले दूसरों को खुश रखना सीखो। कितने भी रहो व्यस्त, मोबाइल सुनना सीखो। कितने भी रहो व्यस्त, मोबाइल सुनना सीखो। न जाने कब कौन कहाँ कोई ऐसा मिल जाए जो मोहन कुमार जी की तरह आपको बना दे, अपनों से बेगाना कर दे शहर में। धन्यवाद।